नमस्कार। आज की कहानी दो दोस्तों की है जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कहानी का शीर्षक है भूतिया हवेली। शहर के अमीर और नौजवान उद्योगपति सुकेतु महाजन, जो अभी तक अविवाहित थे, वे विदेश से पढ़कर लौटे हैं और अब अपना पुश्तैनी कारोबार संभाल रहे हैं। उन्होंने शहर के बाहर सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा। जब वे उसे पहली बार देखने गए थे तो रास्ते में एक गांव पड़ा था। उसका नाम था सोनपुर। वह गांव के बाहर ही उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। उस हवेली को देखते ही पता नहीं उनका मन कुछ बेचैन सा हो उठा। पहले उन्होंने सोचा कि अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहें और उस हवेली के पास जाकर देखें कि वो कैसे दिखती है, लेकिन फिर उन्हें देर हो रही थी और वे उस दिन आगे बढ़ गए। फिर लौटते समय ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और फिर वे दोबारा उस ओर ना जा सके। फिर जब सुकेतु महाजन की डील फाइनल हो गई तो वे अपने माता पिता और अपने दोस्त जलज सिंघानिया के साथ उस फार्म हाउस को देखने गए। लेकिन जब वे दोबारा फिर से उसी हवेली के सामने से गुजरे तो इस बार उनके दोस्त जलज को भी उसी हवेली को देखकर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। तब उसने अपने दोस्त से कहा, यार सुकेतु, चलना हवेली के पास जाकर देखते हैं कि वो कैसी है। तब सुकेतु की माँ शैलजा बोली, नहीं जलज, ऐसी हवेलियों के पास नहीं जाना चाहिए। क्या पता वह किस भूत और चुड़ैल का डेरा हो। माँ, इस जमाने में रहकर भी आप कैसी बातें करती हो, सुकेतु बोला। तुम्हारी माँ सही कहती है बेटा, सुकेतु के पिता शिवनंदन महाजन बोले। अगर आंटी अंकल मना कर रहे हैं तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, जलज बोला। और फिर उसकी कार आगे बढ़ गई। वे सब फार्म हाउस पहुँचे और वहाँ एक आध दिन रुकने की योजना बनाकर ही आए थे, क्योंकि वहाँ का शांत वातावरण सुकेतु को भा गया था। वहाँ का बूढ़ा चौकीदार गनीराम और उसकी बूढ़ी मेहरारू चंपा ने सबके लिए भोजन का इंतजाम किया। और जब शाम हो गई तो जलज और सुकेतु ने योजना बनाई कि चल उस हवेली में होकर आते हैं। उनकी इन बातों को चौकीदार गनीराम ने सुन लिया और उसने बोला, बाबू साहब, उस हवेली की ओर जाने की भूल कभी मत करना। तब जलज ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो गनीराम काका? बस बेटा, ये जान लो कि वो हवेली मनहूस है और जो भी वहाँ जाता है बचता नहीं है, गनीराम काका ने बोला। लेकिन क्यों काका, ऐसा क्या है वहाँ पर? सुकेतु ने पूछा। तो आप दोनों सुनना चाहते हो उसकी कहानी? गनीराम काका ने बोला। किसकी कहानी? जलज ने पूछा। रेशमी बाई की कहानी, गनीराम काका बोले। तो हमें भी सुनाइए ना रेशमी बाई की कहानी, सुकेतु बोला। तब गनीराम काका ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज धरती को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम गिर आई थी। तभी सोनपुर गांव की उस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक औरत चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली हुई है। पानी पानी कराहने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई न कोई तो मदद के लिए ही आ भी जाता, मगर वो वाक़या उस हवेली में हो रहा था। उस लड़की की आवाज़ सुनकर उस गांव में हर कोई डर से सहम जाता था, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकल रही थी और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। वहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें भी आती थी। कभी कभी तो गांव वालों को इतनी आवाज़ें सुनाई देती थी कि उनका मन करता कि वो घर छोड़कर कहीं और चले जाए। वो हमेशा यही कहती कि ये मेरा घर है। इस तरह से गांव के लोगों को डर लगने लगा। गांव के लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की?
और इसका इस घर से क्या रिश्ता है, क्योंकि दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले वहाँ से नहीं गुजरते और उन हवेली के रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है। और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है, कभी झरोखों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करती। जिसने उसे गौर से देखा है वो बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती है, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसके आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो जाए। ऐसा जलवा था रेशमी बाई का। उस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज उस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। वहाँ गुजरे दौर की तवायब रेशमी बाई की रूह रहती है। उस हवेली में आज भी एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक टक घुरता हुआ। रेशमी बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए ही खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रेशमी बाई उसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रेशमी बाई के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 दोस्त का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। लेकिन रेशमी बाई उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों दोस्तों के साथ भी। रेशमी बाई को लेकर दोनों इस तरह जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रेशमी बाई ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रेशमी बाई के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों दोस्त की लड़ाई में रेशमी बीच बचाव करने आई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इससे एकदम उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों दोस्तों में से किसी एक का भी नहीं, बल्कि रेशमी का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो उसकी खूबसूरती का, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था तो उसकी लचकती कमर और बलखाती चाल का, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर रहने वाले तक भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 दोस्त ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रेशमी के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी और मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर उस दिन के बाद रेशमी के साथ ही नाच गान, मस्ती, ठिठोली सब कुछ उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। और ये मौत उस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रेशमी ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती थी, मगर पहले की तरह गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली की ड्योरी से निकला एक हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता, और आज उसी हवेली के सामने से खौफ में होकर गुजरता है। रेशमी उन दोनों में से विक्रम सिंह को चाहती थी और विक्रम सिंह भी उसे चाहता था, लेकिन तीरथ सिंह को ये नामंजूर था। और उस दिन तीरथ सिंह ने विक्रम सिंह को मारने के लिए खंजर निकाला, लेकिन बीच में रेशमी बाई आ गई और उसे तोहफे में मौत मिल गई। गनीराम काका अब अपनी कहानी ख़त्म कर चुके थे और उनकी कहानी सुनकर सुकेतु और विक्रम आश्चर्यचकित थे।
लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि वे उस हवेली में जाकर ही रहेंगे। और रात को सबके सो जाने के बाद दोनों ने कार निकाली और चल पड़े उस हवेली की ओर। वे उस हवेली के दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों भीतर गए तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन एकाएक वहाँ रोशनी जगमगाने लगी। वहाँ कई सारी समा रोशनी थी और साजिंदे भी अपना अपना साज लेकर बैठे थे। तभी एकाएक वहाँ सुर्ख लाल सरारा पहनकर एक खूबसूरत सी तवायफ आई। उसे देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब उससे सुकेतु ने पूछा, कौन है आप? तब वो बोली, विक्रम साहब, आप मुझे नहीं जानते, मैं रेशमी बाई, और ये जो आपके साथ है ये आपके दोस्त धीरज सिंह है ना? इन्होंने ही तो मेरा उस रात कत्ल किया था। कितनी सालों से मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। आज जाकर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए और जलज डरते हुए बोला, हमें जाने दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ आए। तभी रेशमी बाई बोली, ऐसे कैसे जाने दो हुजूर, एक मेरा आशिक है और एक मेरा कातिल। जो कातिल है वो मरेगा और जो आशिक है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह दोनों की लाशें उस भूतिया हवेली के पास लोगों को दिखाई दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।